Hello everyone, this side Talat and I welcome you all in our online learning platform. Today I am going to take chapter 4 of history and that is tribal communities. So this is the chapter which I have taken today, chapter number 4 of history, that is tribal communities. As you can see this in your particular book, that is of geography. So I am going to start the same chapter. As you all know कि हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले इंडिया में ब्रिटिश एज ए ट्रेडिंग कंपनी आए थे और फिर धीरे धीरे वो हमारे इंडिया को रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने हमारे इंडिया में जब रूलिंग की तो उसे मीन्स उन्होंने इंडिया को एक कॉलोनी की तरह बना दिया और उन्होंने इंडिया के हर सेक्शन को अफेक्ट किया। यानी उनकी रूलिंग ने इंडिया के हर सेक्शन को अफेक्ट किया, पूरी सोसाइटी को अफेक्ट किया और पर्टिकुलरली स्पेशली अगर हम बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटीज को उन्होंने पूरी तरह से चेंज करके रख दिया था। तो ब्रिटिश रूलिंग के टाइम पर जिस तरह से ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट किया गया, उनके रूल्स में चेंजेस किए गए, तो ये जो चीजें थी क्योंकि एक्चुअली जो ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग होते हैं वो अपने कल्चर में, अपने ट्रेडिशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं चाहते थे। तो जब ब्रिटिश ने ट्राइबल कम्युनिटीज के सारी चीजों में इंटरफेयर किया, उनके रूल्स को चेंज किया, उनके लाइफ को बदला, बहुत कुछ वो अपना लेकर आए, तो ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग थे उन्होंने रेसिस्ट करना शुरू किया कि हम ब्रिटिश रूल के इन चेंजेस को नहीं मानते। तो इस चैप्टर में हम एक्चुअली वी आर गोइंग टू जस्ट रीड अबाउट कि ट्राइबल्स किस तरह से रहते थे और किस तरह से ब्रिटिश के आने के बाद उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। सो अंडर दिस टॉपिक वी आर जस्ट गोइंग टू रीड फर्स्टली द हेडिंग इज ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। द हेडिंग इज ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में रहती थी। तो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज रहती थी। फॉर एग्जाम्पल के छोटा नागपुर रीजन में जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी दोज वर मुंडास, सांथाल्स एंड ओराउंस, ये छोटा नागपुर में थी। और बैगाज, गोंड्स एंड खोंड्स, दीज वर इनहेबिटेड इन सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट इज खासीज एंड नागास, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में रहा करती थी। तो ये कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज मैंने आपको बताई। नेक्स्ट इज कि उनकी सोसाइटी किस तरह की थी और किस तरह से वो चीजों को अपनी फॉलो करते थे, क्या उनका ट्रेडिशन था। तो ट्राइबल सोसाइटीज के जो लोग थे वो ब्राह्मण्स के बनाए हुए किसी भी रूल को नहीं मानते थे। यानी वो कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो करते थे। ब्राह्मण्स, आपको पता होगा क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि देयर वर 4 वर्णास, 4 ग्रुप हुआ करते थे। फर्स्ट वाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। तो ये जो सोसाइटी थी जो 4 वर्णास में डिवाइड थी, तो ये मेन सोसाइटी की बात हो रही है। ट्राइबल्स ये ब्राह्मण्स के बनाए हुए कास्ट रूल को बिल्कुल नहीं मानते थे। और ये जो लोग थे हमारी सोसाइटी में क्या था, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, ये अपर कास्ट, लोअर कास्ट और अकॉर्डिंगली इस तरह से कास्ट को फॉलो किया जाता था। लेकिन इनके में क्या था, ट्राइबल्स लोग थे ये अपने आप में आपस में ये इक्वली होते थे, कोई सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता था। जो लैंड होती थी, जमीन होती थी, वो किसी एक की नहीं होती थी बल्कि पूरी ट्राइब की होती थी। पूरी ट्राइबल कम्युनिटी की जमीन जो थी वो एक की होती थी। और ये जो इनका कल्चर था, इनका कल्चर बिल्कुल अलग तरह का था और ये नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग आएं और उनके ट्रेडिशन या उनके कल्चर में इंटरफेरेंस करें। हर एक ट्राइबल ग्रुप का एक अपना कस्टम होता था, रिचुअल्स होते थे और बिलीव्स होते थे जिसको ये फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये था आपका सोसाइटी की बात। अब है नेक्स्ट इज इकोनॉमी। उनका क्या अर्निंग के क्या सोर्सेज थे और वो क्या काम करते थे। तो ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग थे पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते थे। जहां रहते थे वहीं के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते थे। और कुछ ट्राइब्स ने क्या करना शुरू किया कि वो परमानेंटली किसी एक एरिया में रहने लगे और उन्होंने नोमैडिक लाइफस्टाइल को बंद कर दिया। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना भी उन्होंने बंद कर दिया। नेक्स्ट इज और वो ये बहुत सारे कामों को करते थे। यानी कल्टीवेशन का काम, एनिमल रियरिंग का काम, एनिमल्स पालना और कुछ बनाने का काम, बहुत सारे कामों को किया करते थे। नेक्स्ट है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है दैट इज नोन बाय 2 अदर नेम्स, दूसरे नामों से भी जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स फार्मिंग,
खेती करना। शिफ्टिंग मीन्स शिफ्ट करना। शिफ्टिंग मीन्स ऐसा कल्टीवेशन जिसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, यानी आज यहाँ, फिर अगली बार हम कहीं और पहुंच जाएं, फिर वहां खेती करें, फिर कहीं और चले जाएं। तो ये जो वर्ड शिफ्टिंग है इसका मतलब ही शिफ्ट करने से है। तो इसे और 2 नेम्स के हम थ्रू जानते हैं। वन इज झूम कल्टीवेशन और इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। झूम कल्टीवेशन ये लोकल लैंग्वेज है और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन यानी जिसमें पेड़ों को काटा जाए, जलाया जाए और उसके बाद उस जगह पर कल्टीवेशन का काम किया जाए, फार्मिंग का काम किया जाए। ये जो ट्राइबल्स हमारे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, यानी सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो रहने वाले ट्राइबल्स थे, जनरली ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। यानी ये कल्टीवेशन सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का था, यानी वहां के लोग इस तरह की कल्टीवेशन को फॉलो किया करते थे। तो झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, दीज आर द अनदर 2 नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें पेड़ों को ये क्या करते थे खेती के लिए कि एक जगह को सेलेक्ट कर लेते थे, एक जमीन के एक टुकड़े को, पैच को सेलेक्ट करते थे। वहां पर उस जमीन को कैसे खाली करते थे, पेड़ों को काटते थे, फिर उन पेड़ों को जलाते थे और उस जगह पर तब तक वो खेती करते थे, तब तक वो कल्टीवेट करते थे, दैट लैंड फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक खेती करते थे। when they felt like, जब उन्हें लगता था the yield from the land decrease, यानी वो प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूस, जो खेती से अनाज जो मिल रहा था, जो चीजें मिल रही थी, जब वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती थी, कम होना शुरू हो जाती थी, then they abandoned it and moved to a new area, तब वो उस जगह को छोड़ देते थे और दूसरी जगह चले जाते थे। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी एक जगह को, एक पैच को साफ करना, क्लीन करना और उस पर तब तक खेती करना जब तक उसमें से हमें प्रोडक्टिविटी अच्छे से मिले, अच्छी क्वांटिटी में मिले, और उसके बाद जब लगे कि नहीं अब इसमें से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, हमें प्रोड्यूस कम मिल रहा है, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना। नेक्स्ट हेडिंग इज हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग मीन्स शिकार करना, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना। तो जो हमारे ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल जो पीपल थे, वो पूरी तरह से अपनी नीड्स के लिए किस पर डिपेंडेंट थे? फॉरेस्ट पर डिपेंड करते थे। सारी चीजें उनको वहीं से मिल जाती थी। ज्यादातर जो उसमें से लोग थे वो शिकार करते थे, इकट्ठा करने का काम करते थे। जो जितनी चीजें जंगलों में मिलती हैं उन चीजों को इकट्ठा करते थे। एग्जाम्पल के लिए फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गई, हनी है, मेडिसिनल हर्ब्स है, ये सारी चीजों को फॉरेस्ट से इकट्ठा किया करते थे। और कई बार ये चीजें वो खुद कंज्यूम कर लेते थे, कई बार उन चीजों को लोकल मार्केट में साथ वाली मार्केट में उसे सेल किया करते थे, उसे बेच दिया करते थे। और इस टाइम पर कुछ जो सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम था, यानी चीजों के बदले चीजों को दिया जाता था, लिया जाता था। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते थे, अलग अलग तरह की इकोनॉमी थी, तो ट्राइबल ग्रुप्स अपने मिल्क से बने प्रोडक्ट्स, ऊन, राइस और बाकी जो उनका ग्रेन था, अनाज था, उसको बाकी के ग्रुप वालों से चेंज कर लिया करते थे। और फॉर फायरवुड ऑल्सो द फॉरेस्ट वॉज देयर ओनली सोर्स। और बल्कि जो ये लोग थे उनके घर में अगर खाना बनाने की बात की जाए, आग जलाने की बात की जाए, तो वो उसके लिए पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते थे। और ये किसी जगह पर तब तक जंगलों में रहते थे, जंगलों के आसपास, जब तक उनको सारी चीजें उन जंगलों से मिल जाती थी, उन फॉरेस्ट से मिल जाती थी। जब उन्हें लगता था कि ये फॉरेस्ट हमारी रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा कर सकते, तब वो उन जंगलों को छोड़कर किसी दूसरी जंगलों में या किसी दूसरी जगह चले जाते थे। सो दे वर एसेंशियली पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो लोग थे ये पीपल ऑफ द फॉरेस्ट थे, जंगलों के लोग थे। ये तो वो तरीका था जब ब्रिटिश के आने से पहले वो ऐसा कुछ कर रहे थे। हाइडिंग एंड रियरिंग। हाइडिंग मीन्स अपने एनिमल्स के साथ, ग्रुप के साथ चलना। रियरिंग मीन्स एनिमल्स को पालना। तो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते थे, दे लिव बाय हाइडिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। ये अपने एनिमल्स को पालते थे, इनको बेचने का काम, इनकी चीजों से, ऊन से कुछ बनाना या उनकी स्किन से कुछ बनाना या मिल्क प्रोडक्ट या मीट, सभी चीजों के लिए इन एनिमल्स को पाला जाता था। दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर हर्ड्स ऑफ शीप और कैटल। और ये अपनी जरूरत के लिए पूरी तरह से इन शीप और कैटल्स पर डिपेंड करते थे। ज्यादातर जो ट्राइबल पीपल थे ये नोमैड्स थे, बीस बंजारे थे, यहाँ वहाँ चलने का काम था, एक जगह नहीं रहते थे, टिककर सेटल नहीं थे। तो ये अपने जहां भी जाते थे ये अपने एनिमल्स के साथ चलते थे, ये अकेले नहीं चलते थे, अपने एनिमल्स के साथ जाते थे। और जब किसी जगह पर जहां पहुंचते थे टेंट लगाया रहे, जब उन्हें लगा कि अब उस एरिया में हमारे एनिमल्स के लिए पानी या खाना नहीं बचा, तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह
चले जाते थे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज सेटल्ड एग्रीकल्चर। तो जैसे जैसे टाइम निकलता गया बहुत सारे ट्राइबल्स अब नोमैड्स नहीं रहे और उन्होंने किसी एक जगह पर रहकर परमानेंटली वहां पर रहना शुरू किया। उन्होंने घूमना बंद कर दिया। अब उन्होंने अपने खेतों में खेती करना शुरू की और वहीं पास में उन्होंने अपना घर भी बना लिया। दे बिल्ड देयर हाउसेज नियर देयर फील्ड्स। अपने घरों को उन्होंने अपने खेतों के पास बनाया। और कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जिसमें जो जमीन होती थी वो उस ग्रुप के लीडर की होती थी। किसी भी पर्टिकुलर यानी इंडिविजुअल की अकेली वो जमीन नहीं होती थी, बल्कि वो जमीन ट्राइब्स के क्लैन की यानी उसके चीफ की होती थी। और कुछ ग्रुप में क्या होता था कि ट्राइबल्स जो होते थे वो अपनी खेती करने का काम करते थे और खेती करने के बाद उनकी जो प्रोड्यूस होता था, जो अनाज होता था, वो उनकी घर की नीड्स के अकॉर्डिंगली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। मीन्स उसके घर में कितने मेंबर हैं और उसने कितनी खेती की है, यानी उसके मेंबर्स के अकॉर्डिंगली उसको वो शेयर दिया जाता था। अगर किसी के घर में 10 मेंबर हैं तो उसको ज्यादा दिया जाएगा और किसी के घर में अगर 5 मेंबर है उसे कम दिया जाएगा, चाहे दोनों ने मेहनत कितनी की हो। तो ये तरीका था उस टाइम पर, यानी आप समझ सकते हैं कि वो कितनी इक्वलिटी थी, कितनी यूनिटी थी उन लोगों में। 19th सेंचुरी की बात करें तो मुंडाज और सांथाल्स, 19th सेंचुरी में ये दो ट्राइब्स थी, मुंडाज एंड सांथाल्स, ये एग्रीकल्चर को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। सो वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, मीन्स जो भी मैंने आपको पढ़ाया, द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, सोसाइटी, इकोनॉमी, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, हंटिंग, गैदरिंग, हर्डिंग, रियरिंग, सेटल्ड एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको बताया, दिस वॉज बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। ये ब्रिटिश के आने से पहले की बात थी कि इस तरह से वो लोग रह रहे थे। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ डिड द ब्रिटिश रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स, कि किस तरह से ब्रिटिश रूल ने ट्राइबल्स को अफेक्ट किया, उनके आने से बाद उसमें क्या चेंजेस आए, वो जो जिस तरह से वो अफेक्ट हुए, वेदर इट वाज नेगेटिव और पॉजिटिव, वो अच्छाई में चेंज हुए, अच्छाई में उन पर असर पड़ा या बुराई में उन पर नेगेटिव असर पड़ा। सबसे पहले हेडिंग है आपकी ट्राइबल्स डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर लैंड। ट्राइबल्स डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर लैंड, यानी ट्राइबल्स को डिस्पोजेस्ड निकाल दिया जाता था ऑफ देयर लैंड, उनकी जमीनों से, यानी ट्राइबल्स को उनकी जमीनों से निकाल दिया जाता था। क्यों निकाल दिया जाता होगा, चलिए इससे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो ट्राइबल्स थे वो ट्रेडिशनली मीन्स एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए लोग होते थे। ये अकेले में रहना पसंद करते थे, जंगलों में, पहाड़ों के आसपास और शहरों से बाहर। तो ये अपनी कम्युनिटी हमेशा बाहर की तरफ बनाते थे और ये नहीं चाहते थे कि कोई बाहर से आउटसाइडर आए और इन ट्राइबल्स को के साथ किसी भी चीज में इंटरफेयर करे। तो पर जब ब्रिटिश रूल इंडिया में शुरू हुआ तो इस ब्रिटिश रूल के इंडिया में आने के बाद इनका जो आइसोलेशन था, अकेले में जो रहना था, सबसे पहले तो इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या थी, ट्राइबल डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर लैंड, यानी जब ये लोग रह रहे थे ब्रिटिश के आने से पहले तो जहां ये चाहते थे वहीं पर खेती करना शुरू कर देते थे, इन्हें कोई नहीं रोकता था। जंगल थे, जंगलों में कोई गवर्नमेंट जाकर नहीं रोकती और ट्राइबल्स को आजादी भी थी। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने सिटीज को अफेक्ट किया, गांव को अफेक्ट किया और फिर लास्ट में उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज को भी अफेक्ट किया। इन्होंने आते ही क्या किया, बहुत सारे जो ट्राइबल्स के पास जमीनें थी उन्होंने उस पर अपना कंट्रोल ले लिया, उसे अपने कब्जे में कर लिया। और अब वो जो बेचारे ट्राइबल्स थे वो बेचारे कैसे हो गए, लैंडलेस हो गए, बिना जमीनों के हो गए। अभी जब बिना जमीनों के हो गए तो इन ट्राइबल्स को मजबूर किया गया कि अब आप एक काम करो, एज ए वेज लेबरर्स, मजदूरी लेकर के खेती करना शुरू करो। और खेती करने पर उन्हें मजबूर किया गया और साथ के साथ इन्हें कैश क्रॉप ग्रो करवाई गई, यानी इनसे जबरदस्ती कैश क्रॉप इनसे ग्रो करवाई गई। इनसे कैश क्रॉप ग्रो करवाई गई। अभी जो कैश क्रॉप ग्रो करवाई गई और इसके लिए भी उन्हें क्या किया जाता था, बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, बहुत कम वेजेस इनको दिए जाते थे। अब इन ट्राइबल्स को बुरा लग रहा था, इन्होंने पहले तो इनकी जमीनें छीन गई, भाई इन्हें डिस्पोजेस कर दिया गया, इनकी जमीनों से निकाल दिया गया। दूसरा, इनको बहुत कम वेजेस दी गई, तो इन्होंने मीन्स अब इसको रेसिस्ट किया। इन्होंने इसके लिए आवाज उठाई कि भाई हम ये आपकी बातें नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो जमीनें हैं हमारी, ये हम इसके नेचुरल ओनर हैं, यानी हम प्राकृतिक मालिक हैं इसके, और हम इसे सेंचुरीज से यानी सदियों से इन जमीनों पर हम खेती करते आ रहे हैं। तो इसके खिलाफ इन्होंने
आवाज उठाई। पहले इन्हें ना कोई रोक रहा था, ना किसी भी तरह से इन पर कोई प्रेशर था। नेक्स्ट हेडिंग इज हाई रेवेन्यू डिमांड, यानी उनसे ज्यादा टैक्सेस मांगे गए, जितने की वो नहीं दे सकते थे वो टैक्सेस उनसे मांगे गए। तो जिन लोगों से जमीन, सारे लोगों से जमीन नहीं ली गई, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के पास उनकी जमीनें रखी गईं। अब उन पर कंडीशन ये रखी गई कि आपको ब्रिटिश को टैक्स देना होगा, यानी ये रेवेन्यू आपको देना होगा। और ये जो रेवेन्यू फिक्स, ये जो रेवेन्यू देना था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज फिक्स्ड, ये फिक्स था। दूसरी कंडीशन ये थी कि ये बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, और जो रेवेन्यू लेने का जो तरीका था, जो कलेक्शन था, वो भी काफी मतलब स्ट्रिक्ट रखा उन्होंने। अगर कोई भी ट्राइबल ग्रुप, कोई भी ट्राइबल अपनी रेवेन्यू को, अपने टैक्सेस को पे नहीं कर पाता था, देन दैट वाज और ही वाज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड, उसे उसकी जमीन से निकाल दिया जाता था। एंड द लैंडलेस ट्राइबल्स वर पुश्ड इनटू फोर्स लेबर, फिर वही बात आ गई कि जो इनके साथ किया गया वही इनके साथ किया गया, जिनके पास उनकी जमीनों को छोड़ दिया गया था, उनको भी जबरदस्ती कहाँ जाना पड़ा, फोर्स लेबर, यानी वेजेस, डेली जो वेजेस मिलती हैं, वेज लेबरर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, जिनको मजदूरी दी जाती है, वही काम उनको भी करना पड़ा। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज सेटल्ड एग्रीकल्चर। सेटल्ड एग्रीकल्चर क्या है? इनकी आदत नहीं थी कि एक जगह रहें और एग्रीकल्चर करें, हमेशा रहें और चीज कल्टीवेट करें। इनकी हैबिट में क्या था? शिफ्टिंग कल्टीवेशन था इनकी हैबिट में। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही ये वाली सेटल्ड एग्रीकल्चर लेकर आई। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या था? आज यहाँ है, कल वहां है, कल कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, ऑफिसर्स थे, उनके लिए एक प्रॉब्लम ये आई कि उन्होंने सोचा कि अगर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहे तो हम इनसे रेवेन्यू कैसे लेंगे। तो इनसे रेवेन्यू निकलवाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही पर्पस था, एंड दैट वाज टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर मनी फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम इंडियंस, यानी जितना ज्यादा हो सके इंडिया और इंडिया के लोगों से पैसा निकालना और अपने होम टाउन, अपने होम कंट्री में उस पैसे को ले जाना। अभी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, उन्हें लग रहा था कि अगर हमें रेवेन्यू चाहिए, लगातार रेगुलर रेवेन्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमें इन्हें रोकना होगा, यानी ये एक ही जगह पर रुकें, एक ही जगह पर रहें, और जब एक ही जगह पर रुकेंगे, रहेंगे, तो हम इनसे रेवेन्यू ले पाएंगे। तो उन्होंने एक लॉ निकाला, मीन्स अब उन्होंने कहा कि कोई भी पहले तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करेगा, यहाँ वहां घूमना बंद करेंगे, और अब एक ही जगह रहकर परमानेंट होम बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे और वहां पर सेटल्ड ऑक्यूपेशन करेंगे, ताकि उन्हें उन लोगों से टैक्स लेना आसान हो जाए। तो अब उन्होंने जबरदस्ती उन पर को मजबूर किया कि आप भाई एक काम करो, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हो जाओ, एक जगह रहो, एक जगह घर बनाओ, एक ही जगह खेती करो, और कंपनी को जो फिक्स्ड रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू इनसे लिया जा रहा था वही रेवेन्यू इनसे लिया गया, जो फिक्स्ड रेवेन्यू है जमीन के बदले, खेती के बदले, खेती के लिए आपको देना होगा। And the tribals protested as the land was either not productive enough or its fertility declined after continuous cultivation for a few years. जो यहाँ कर रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, जब कई सालों तक खेती करने के बाद खेती की क्वांटिटी कम हो जाती थी, तब वो उस जगह को छोड़ देते थे। यहाँ क्या था? खेती कई सालों तक करते थे, कई सालों तक करने के बाद अगर फर्टिलिटी कम हो जाती थी या जमीन अच्छी नहीं होती थी, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोड्यूस था, वो धीरे धीरे कम होने लगता था। कम होने की वजह से उनके लिए टैक्स देना मुश्किल होता था, रेवेन्यू देना मुश्किल होता था। इसलिए उन्होंने क्या किया? इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इसके खिलाफ वो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए, मिलकर खड़े हुए। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज। चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज का मतलब है, पहले क्या था, जो हमारे ट्राइबल्स थे, लोग थे, ये पूरी तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड करते थे। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो फॉरेस्ट की वो यूज ना करते हों, सारी चीजें उनके लिए थी और कोई इसके लिए उनसे कोई टैक्स नहीं मांगता था। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उसने ये सारे लॉज बदल दिए और उन्होंने कहा कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं ये स्टेट प्रॉपर्टी है, यानी ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी और इसमें से आप कुछ भी नहीं ले सकते। मीन्स ना तो इसमें से आप लकड़ी ले सकते हैं, ना यहाँ से मिलने वाले फ्रूट्स ले सकते हैं, ना आप यहाँ पर पेड़ों को काट सकते हैं, हंटिंग शिकार कर सकते हैं, यानी आप जंगलों में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और कुछ पार्ट्स में यहाँ तक ये कर दिया उन्होंने कि ट्राइबल्स को उसमें रहने पर भी रोक लगा दी। उन्होंने मना कर दिया कि आप जंगलों में नहीं रह सकते। तो ये जो चीजें थी, इससे ट्राइबल्स का पूरा लाइफ स्टाइल बदल गया था और ट्राइबल्स को अंदर से गुस्सा आने लगा, एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दीज लॉज। और इन कानूनों के लिए, इस
इस तरह के बनाए जाने वाले लॉस के लिए ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया और आवाज उठाई, क्योंकि लग रहा था उनको कि फॉरेस्ट जो है वो जंगल और जंगल की जो चीजें हैं वो उनकी हैं और उनकी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, यानी ट्रेडर्स का क्या रोल रहा और मनी लेंडर्स का क्या रोल रहा इसमें। तो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर का रोल ये था कि ट्राइबल्स एक्चुअली सबसे पहले तो सेल्फ सफिशिएंट थे, उनको किसी की जरूरत नहीं थी। और कई बार क्या होता था, कुछ चीजों के लिए उन्हें बाहर वालों पर डिपेंड होना होता था, और बाहर वालों पर डिपेंड होने के लिए उनको कई बार सामान खरीदने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती थी। अब पैसे क्या करें, पैसे उन्हें कहाँ से मिलेंगे, वो पैसे उस एरिया के मनी लेंडर, पैसा उधार देने वाले से शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम के लिए वो उस पैसे को उधार लेते थे। बदले में वो क्या करता था, जो पैसा उधार देने वाला मनी लेंडर था वो उसके बदले में बहुत सारा उनसे इंटरेस्ट उन्हें चार्ज करता था। और वो जो चार्ज था, वो जो बेचारे लोग थे इलिटरेट लोग, वो समझ ही नहीं पाते थे कि किस तरह से वो मनी लेंडर उनसे ज्यादा मीन्स इंटरेस्ट ले रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट उनको देना पड़ रहा है, वो जान नहीं पाते थे। कई बार क्या होता था कि वो बेचारे अपना प्रिंसिपल अमाउंट, मेन अमाउंट और इंटरेस्ट नहीं दे पाते थे, फिर दोबारा लेना पड़ा, तीसरी बार लेना पड़ा, तो इस तरह से उनकी जमीन उनके हाथों से छिन जाती थी, वो उस कर्ज के साइकिल में फंस जाते थे। तो उन्हें लगता था कि जो मनी लेंडर्स और जो ट्रेडर्स हैं ये एक बुराई है उनकी बीच में, और वो नहीं चाहते थे कि ये जो मनी लेंडर्स हैं और ये जो ट्राइबल ट्रेडर्स हैं ये उनके बीच में आए और जिसकी वजह से उन्हें पैसा उधार लेना पड़े। नेक्स्ट हेडिंग इज रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, यानी क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रोल रहा। तो जो क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन से जो आए लोग थे, जो इंग्लैंड से आए हुए लोग थे, ये क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे। तो इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज के रोल की बात हम करने वाले हैं। तो मतलब किस तरह का रोल की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के जो लोग थे, ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग थे, उन्हें लग रहा था कि उन्हें खतरा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारी जो सोशियो रिलीजियस लाइफ है, सोसाइटी की जो लाइफ है, इस लाइफ को मतलब हम बदल दें। हो सकता है ये हमें जबरदस्ती किसी धमकी देकर या किसी को फोर्सफुली ये शायद कन्वर्ट कर दें और क्रिश्चियन बना दें। और ये जो इनके कस्टम्स हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कस्टम्स हैं, ये भी इन कस्टम्स को वो भी अपनी सोसाइटी में इंटरफेरेंस मानते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि वो लोग आए उनकी कस्टम्स में, उनके ट्रेडिशंस में इंटरफेयर करें, और उन्हें लग रहा था कि ऐसा ना हो कि आगे डरा धमका कर शायद ये हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लें। ट्राइबल चीफ्स, अब ट्राइबल चीफ्स क्या है, जब इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, ब्रिटिश नहीं आए थे, तो जो ट्राइबल चीफ थे यानी ट्राइबल कम्युनिटीज के जो चीफ होते थे, जो हेड होते थे, बड़े अपनी पावर्स को एंजॉय करते थे, आज़ादी थी उन्हें और बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ये बेचारे इन सबकी जो ट्राइबल चीफ थे, जो हेड थे, ये नाम के मतलब चीफ रह गए थे नाम के। बाकी इन्हें सारी चीजें किसकी फॉलो करनी पड़ती थी, ब्रिटिश के बनाए लॉज, ब्रिटिश के बनाए हुए कानून, हर चीज उनकी फॉलो करनी पड़ती थी। ब्रिटिश इनके मास्टर्स बन चुके थे और इनका काम था अपने ब्रिटिश मास्टर्स को खुश करना और साथ के साथ अपने ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को कंट्रोल करना। तो ये बेचारे एक नाम के एजेंट बचे थे, किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्राइबल कम्युनिटीज के लोगों के बीच एक एजेंट की तरह काम कर रहे थे। और इनका एक और काम था कि ये ब्रिटिश के बनाए लॉज को फॉलो करें, साथ के साथ उन्हें टाइम टू टाइम ट्रिब्यूट दें, यानी रेवेन्यू इकट्ठा करके उन्हें दे। ये सारी जो बातें थी, इन सारी बातों ने ट्राइबल्स को गुस्सा दिला दिया, रिसेंट कर दिया और उनके अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी फैल गई, जिसकी वजह से उन्होंने आवाज उठानी शुरू की। तो ये सारी कंडीशंस जो हमने अभी पढ़ी, इन सारी कंडीशंस का रिजल्ट था कि ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए, लड़ाइयां हुई। कहाँ हुई, ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग आगे आए और उन्होंने अपने साथ किए जाने वाले एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाई। तो बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए 19वीं सेंचुरी में, बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए। और मेन कॉज जो था, ट्राइबल रिवॉल्ट्स के पीछे जो मेन कॉज था, उनका मानना था कि जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, हमारा जो तरीका है, जिस तरह से हम सदियों से, एजेस से, सेंचुरीज से जी रहे हैं, उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे।
तो जो दो बड़े रेबेलियंस की मैं बात कर रही हूँ वो थे कोल रेबेलियन 1831 से 32 और सांथाल रेबेलियन 1855 में स्टार्ट हुआ था। तो ये दो मेजर रेबेलियंस माने जाते हैं जो काफी ज्यादा फेमस हुए। और एक और था रेबेलियन की बात करेंगे जो काफी ज्यादा टाइम तक रहा और जिसने काफी एरिया को कवर किया, काफी दूर तक जो फैलने वाला रेबेलियन था, उसका नाम था मुंडा रेबेलियन। तो मुंडास का स्टार्ट किया जाने वाला जो रेबेलियन था वो काफी लंबे टाइम तक चला। तो मुंडा रेबेलियन सबसे ज्यादा पावरफुल ट्राइबल रिवॉल्ट था। ये 19th सेंचुरी में इसे स्टार्ट किया गया था और ये स्पेशली मेनली छोटा नागपुर रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड था, वहीं पर इसे शुरू किया गया और ये मेनली आसपास के एरिया में को भी इसने कवर किया, लेकिन मेनली ये छोटा नागपुर रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड था। और इसके जो लीडर थे, जो इस मुंडा रेबेलियन को गाइड कर रहे थे, तो इसके लीडर का नाम था बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का एम था, क्या टारगेट लेकर चल रहे थे वो अपने रेबेलियन में, उनका टारगेट था कि हमें ब्रिटिश को अपने कंट्री से निकालना है। अगर कंट्री से नहीं निकाल सकते तो कम से कम हमें ट्राइबल कम्युनिटीज से इन्हें बाहर निकालना होगा, ब्रिटिश को भी निकालना होगा, इनके जितने भी एजेंट हैं उन्हें निकालना होगा और वापस क्या इस्टेब्लिश करना है हमें, मुंडा राज। मुंडा राज मतलब ऐसा राज्य जिसमें हम वापस से अपने हिसाब से जी सकें। तो बिरसा मुंडा ये गोल्डन एज वापस लाना चाहता था। उसने अपने लोगों से कहा कि हमें जमीनें अपनी बचानी होगी इन ट्रेडर्स से, उधार देने वाले लोगों से, मनी लेंडर से, ब्रिटिश इन सब के अत्याचार से हमें अपने आप को बचाना होगा। उसने अपने लोगों से कहा कि एक काम करो, जमकर मुकाबला करो और पूरे सब मिलकर सामने आओ ताकि हम इन ब्रिटिश से अपनी जमीनों को, अपनी चीज को वापस ले सकें। तो ये जो बिरसा मुंडा का जो मूवमेंट था ये एक सोशल मूवमेंट भी था। वो चाहता था कि इस रिबेलियन के थ्रू वो अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म्स भी लाना चाहता था, अच्छाइयाँ लाना चाहता था। उसने अपने लोगों से कहा कि आप जितनी भी बुरी चीजें हैं उन्हें छोड़ दीजिए, जिसमें ड्रिंकिंग लिकर है, शराब पीना है, एनिमल्स को सैक्रिफाइस करना है, बलि देना है, बुराइयों को पूजा, जितने लोग बुरी चीजों की पूजा कर रहे हैं, बुरी स्पिरिट्स की पूजा कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दें और बेईमानी की जिंदगी गुजारना भी छोड़ दें। तो ये वो चाहता था इस सब चीजों को करके कि हमारी सोसाइटी में अच्छाई भी आए। इसके अलावा वो क्रिश्चियन मिशनरीज के भी खिलाफ था। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो अभी हम पढ़ चुके हैं, इन मिशनरीज के भी खिलाफ था और साथ के साथ उसने काफी कोशिश की, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब बिरसा मुंडा को 1895 में अरेस्ट कर लिया गया और जैसे ही बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया गया तो जो मुंडा रेबेलियन था वो जिस ताकत से, जिस पावर्स के साथ, जिस मींस एम्बिशन के साथ आगे बढ़ रहा था वो कमजोर पड़ गया। अरेस्ट किया गया, जल्दी ही अरेस्ट करने के बाद उसकी डेथ हो गई और वो मींस ये कह सकते हैं जब एक बड़ा लीडर नहीं रहता तो शायद उसका जो रिवॉल्ट होता है, जो रिबेलियन होता है, वो भी शायद रिबेल भी कमजोर पड़ जाता है। तो बिरसा मुंडा की डेथ के बाद जो उसका मूवमेंट था मुंडा रेबेलियन वो खत्म हो गया। और लेकिन खत्म हो गया फिर भी कहीं कहीं जो थोड़े बहुत प्रोटेस्ट थे वो फिर भी कंटिन्यू रहे। सो दिस वाज द चैप्टर 4 ट्राइबल कम्युनिटीज और ये दिस इज दैट हैज बीन एंड। और नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में मैं स्टार्ट करूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय।